द लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन में दूसरा पार्ट उसका है। तो पहला पार्ट मैंने पहले लेक्चर लाया था उस पर। तो हमने डिस्कस किया था कि लैक ओपरान के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद लैक ओपरान के बारे में, लैक ओपरान के सारे जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स है, ऑपरेटर है, रेगुलेटर है, या लैक आई रिप्रेसर जो जीन होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंड्यूसिबल ओपरान का कंसेप्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा, लैक ओपरान बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। इंड्यूसिबल ओपरान, तो देखो इंड्यूसिबल ओपरान क्या होता है। व्हाट इज एन इंड्यूसिबल ओपरान? इंड्यूसिबल ओपरान वो ओपरान होता है जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, जो ट्रांसक्रिप्शन करता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ए सर्टन सबस्ट्रेट, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या उस पर्टिकुलर सबस्टेंस को हम इंड्यूसर कहते हैं। तो इंड्यूसिबल ओपरान को मैं अगर डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि एक ऐसा ओपरान विच इज एक्सप्रेस्ड या दैट इज एक्सप्रेस्ड ओपरान दैट इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ ए सबस्टेंस। तो मैं लिखूंगा ऐसे, ओपरान which get expressed in presence of a substance। तो जो ओपरान इन प्रेजेंस ऑफ ए सबस्टेंस टर्म्ड एज इंड्यूसर, उस सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं? टर्म्ड एज इंड्यूसर। तो उस इंड्यूसर के प्रेजेंस में जो ओपरान फंक्शन करेगा, जो ओपरान ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो उस ओपरान को हम क्या कहते हैं? उस ओपरान को हम इंड्यूसिबल ओपरान कहते हैं। तो इंड्यूसिबल ओपरान वो ओपरान हो गया विच गेट्स एक्सप्रेस, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो एक्सप्रेशन शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ सबस्टेंस। उस सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं? उस सबस्टेंस को हम इंड्यूसर कहते हैं। तो दैट इज नोन एज इंड्यूसिबल ओपरान। अब ये इंड्यूसर क्या होता है? व्हाट इज एन इंड्यूसर? इंड्यूसर क्या होता है? इंड्यूसर एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। इंड्यूसर इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल क्या करता है? ये ट्रिगर करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को। स्मॉल मॉलिक्यूल विच ट्रिगर्स जीन ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रिगर करता है, विच ट्रिगर्स जीन ट्रांसक्रिप्शन, जो जीन ट्रांसक्रिप्शन को ट्रिगर करता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन कैसे वो जीन ट्रांसक्रिप्शन को ट्रिगर करता है, कैसे वो जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंड्यूसर एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है विच ट्रिगर्स द जीन ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग। किसके साथ बाइंड होके क्या करता है ये? बाय बाइंडिंग टू ए रेगुलेटरी प्रोटीन, टू रेगुलेटरी प्रोटीन। तो किसके साथ बाइंड हो जाता है ये इंड्यूसर? रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ। और रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड होके क्या करा देता है? ये ट्रांसक्रिप्शन करा देता है, ओपरान की ट्रांसक्रिप्शन करा देता है, ओपरान को ऑन करा देता है, और फिर वो ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन का भी कुछ रोल तो है। रेगुलेटरी प्रोटीन मैंने पहले ही कहा था, जब हमने एक पहला वाला लेक्चर पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि एक ओपरान, जो लैक ओपरान है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट उसमें होता है? उसमें लैक आई जीन होता है जिसको हम रिप्रेसर कहते हैं, ठीक है, ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन डालता है। प्रमोटर होता है, उसके बाद ऑपरेटर होता है, और उसके बाद होते हैं कौन से? उसके बाद होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन सा होता है लैक ओपरान में? Z, Y और A। तो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल जीन्स तब एक्टिव हो जाएंगे जब क्या होता है? देखो, अगर यहाँ पर लैक आई है, लैक आई रिप्रेसर जीन, तो इसने कौन सा ये एक प्रोटीन डालता है, जिस प्रोटीन को हम रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। दैट प्रोटीन इज नोन एज रेगुलेटरी प्रोटीन। देखो, ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन डालता है। तो देखो, रेगुलेटरी प्रोटीन की बेसिक फंक्शन क्या है? इसको तो हम रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं, लेकिन रेगुलेशन देखो करता क्या है? ये बेसिकली बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के साथ। तो जब रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है तो क्या हो जाता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगी, ठीक है।
तो ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाती है अगर रेगुलेटरी प्रोटीन लैक आई से रेगुलेटरी प्रोटीन निकल गया और ऑपरेटर पर बाइंड हो गया और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो गई। लेकिन देखो अब इंड्यूसर क्या करता है, इंड्यूसर देखो करता है क्या है, इंड्यूसर ये है लैक आई, ठीक, और उसके बाद प्रमोटर, उसके बाद ऑपरेटर और ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है, ये हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स। अब देखो जो ही लैक आई क्या करता है, ये रिप्रेसर को डालता है, रेगुलेटरी प्रोटीन को डालता है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन किसके साथ बाइंड करेगा, ऑपरेटर के साथ। लेकिन देखो इंड्यूसर करता क्या है, यहाँ पर इंड्यूसर आ गया, इंड्यूसर किसके साथ बाइंड हो गया, इंड्यूसर रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया, यह है इंड्यूसर, इंड्यूसर, और ये कौन है, दिस इज रेगुलेटरी प्रोटीन, यह है रेगुलेटरी प्रोटीन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ कौन बाइंड हो गया, इंड्यूसर। और अब ये इंड्यूसर इसको छोड़ेगा नहीं, इसको यहां तक ऑपरेटर तक जाने नहीं देगा। तो जब इंड्यूसर बाइंड हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन, ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन, तो दैट मीन्स ठीक है एक्टिव हो गया, लैक ओपरान मान लो ऑन हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे लैक ओपरान के लिए कौन इंड्यूसर होता है। तो लैक ओपरान के लिए कौन सी सबस्टेंस इंड्यूसर है, तो लैक ओपरान के लिए इंड्यूसर होता है कौन, वो होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज एंड इट इज एनालॉग्स, एनालॉग्स में इसका कौन आएगा, एलो लैक्टोज। तो हम ऐसे लिखते हैं एंड इट इज एनालॉग। जो इसके एनालॉग्स होते हैं, हम शक्ल जो होते हैं इसके लैक्टोज के, वही एक्ट करते हैं एज, वही इसके एक्ट क्या करते हैं एज इंड्यूसर्स। तो लैक्टोज एंड इट इज एनालॉग्स एक्ट्स एज इंड्यूसर। ये इंड्यूसर है किसके लिए, ये इंड्यूसर है लैक ओपरान के लिए। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि लैक ओपरान के लिए कौन सा इंड्यूसर होता है, लैक्टोज एंड इट इज एनालॉग्स, जिसमें एलो लैक्टोज भी आता है। इतनी बात हो गई। अब देखो अब है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरान, क्योंकि नेगेटिव रेगुलेशन शो हो जाती है किसमें, नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरान, नेगेटिव रेगुलेशन किसकी, ऑफ लैक ओपरान। तो लैक ओपरान में दोनों रेगुलेशन शो होती है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी जिसको हम कैटाबॉलिक रिप्रेशन कहते हैं, और नेगेटिव रेगुलेशन भी। अब देखो नेगेटिव रेगुलेशन कैसे ये शो करता है, नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरान। तो जब देखो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या हो गया, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर एब्सेंस किसकी हो जाएगी, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या हो जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या हो जाएगा, लैक रिप्रेसर रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन जो कहाँ से है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, या लैक रिप्रेसर, मैं सिंपली कहूँगा लैक रिप्रेसर, लैक रिप्रेसर ये किसके साथ बाइंड हो जाता है, लैक रिप्रेसर बाइंड हो जाता है विद, लैक रिप्रेसर बाइंड्स विद द ऑपरेटर, बाइंड्स विद ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के साथ ये बाइंड हो जाता है, और रेगुलेटरी प्रोटीन जो लैक रिप्रेसर से निकलता है तो वो बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के साथ। तो ऑन बाइंडिंग विद द ऑपरेटर, ऑन बाइंडिंग विद ऑपरेटर क्या हो जाता है, ऑन बाइंडिंग विद ऑपरेटर तो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाना, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाना बाय बाइंडिंग ऑफ लैक रिप्रेसर विद द ऑपरेटर, दिस इज नोन एज द नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द लैक ओपरान। तो नेगेटिव रेगुलेशन कब होती है, जब एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर हो जाए। तो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर दैट मीन्स लैक्टोज के एब्सेंस में, लैक्टोज के एब्सेंस में क्या हो जाता है, नेगेटिव रेगुलेशन हो जाती है किसकी, लैक ओपरान की, क्योंकि लैक ओपरान के साथ कौन बाइंड हो जाता है, लैक रिप्रेसर बाइंड हो जाता है, रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के साथ, और ऑपरेटर के साथ जब ये बाइंड हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाती है, ऑफ। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। इतनी बात आ गई समझ। अब देखो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट लैक रिप्रेसर, जो मोस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लैक रिप्रेसर्स बाइंडिंग टू द ऑपरेटर इज बेसिकली जब ये लैक रिप्रेसर बाइंड हो जाता है किसके साथ, व्हेन द लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल व्हेन इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर, ये बेसिकली ब्लॉक करता है प्रोग्रेशन किसका,
आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन का। तो ऑन बाइंडिंग विद द ऑपरेटर ट्रांसक्रिप्शन तो ऑफ हो जाती है, लेकिन कैसे? बेसिकली ये इनहिबिट करता क्या है? ये इनहिबिट कर देता है आरएनए पॉलीमरेज को, इनहिबिटस आरएनए पॉलीमरेज। तो जब आरएनए पॉलीमरेज ही इनहिबिट हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट पॉसिबल, ट्रांसक्रिप्शन बिकम्स ऑफ। तो इनहिबिटस आरएनए पॉलीमरेज, प्रोग्रेशन जो आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, उसको ये क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि लैक रिप्रेसर क्या है? ये एक नेगेटिव रेगुलेटर है। तो यहां पर हम लिखेंगे लैक रिप्रेसर। व्हाट इज लैक रिप्रेसर? इट इज ए नेगेटिव रेगुलेटर। तो नेगेटिव रेगुलेटर कौन है? लैक रिप्रेसर इज ए नेगेटिव रेगुलेटर, क्योंकि ये क्या करता है? ये इनहिबिशन करता है आरएनए पॉलीमरेज को, और जिसकी वजह से प्रोग्रेशन नहीं हो पाता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती है ऑपरान की, और ऑपरान ऑफ हो जाता है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो, जब एक इंड्यूसर प्रेजेंट होता है, ठीक है, अब जब एक इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है, तो लैक्टोज किसके साथ बाइंड हो जाता है? ये लैक रिप्रेसर के साथ, लैक रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, और उससे फिर ऑन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, लेकिन बेसिकली जो लैक्टोज है, लैक्टोज जो है, लैक्टोज ये काम खुद नहीं करता है। लैक्टोज तो हम कहते हैं इंड्यूसर है, लेकिन ये लैक्टोज खुद ऐसा काम नहीं करता है कि ये खुद को, मतलब खुद ये वाला काम नहीं करता है कि लैक रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा। लैक्टोज के बदले बेसिकली कौन ये असल में ये कौन काम करता है? लैक्टोज मेनली ये एलोलैक्टोज काम करता है, एलोलैक्टोज। तो मेन काम कौन करता है? एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज को ही हम क्या कहते हैं? एक्चुअल इंड्यूसर, हम इसी को कहते हैं। दिस इज नोन एज एक्चुअल इंड्यूसर, एक्चुअल इंड्यूसर। तो बेसिकली लैक्टोज तो है इंड्यूसर, लेकिन ये बाय इटसेल्फ ये खुद नहीं करता है। लैक्टोज खुद ही नहीं करता है ये सारा काम। ये काम कौन असल में कौन करता है? एलोलैक्टोज। ये असल में क्या करता है? ये काम करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एलोलैक्टोज इज एन एक्चुअल इंड्यूसर ऑफ लैकोपरान। लैकोपरान का एक्चुअल इंड्यूसर कौन है? वरना ये भी इंड्यूसर है, लेकिन असल में ये इंड्यूसर असल में कौन सा इंड्यूसर काम करता है? एलोलैक्टोज ही असल में काम करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्चुअल इंड्यूसर ऑफ लैकोपरान इज एलोलैक्टोज। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ एलोलैक्टोज होती है, एलोलैक्टोज की फॉर्मेशन कैसे होती है? एलोलैक्टोज की फॉर्मेशन होती है, ये इस फॉर्मेशन को कैटालाइज कौन सा एंजाइम इसको कैटालाइज करता है? इस सिंथेसिस, मतलब इसको एलोलैक्टोज को बनाने में बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम होता है, वही करता है कैटालाइज। ठीक है, वही इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, और वो क्या करता है? वो एलोलैक्टोज बनाता है। तो फॉर्मेशन, एलोलैक्टोज फॉर्मेशन को कौन कैटालाइज करता है? एलोलैक्टोज फॉर्मेशन को कैटालाइज्ड बाय बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, कैटालाइज्ड बाय बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या? ये है एक्चुअल, मतलब एक्चुअल इंड्यूसर यही है। और ये जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज का जो एनालॉग है, जो कैपेबल होता है इंड्यूसिंग द लैकोपरान, जो इंड्यूस करता है लैकोपरान को, लेकिन खुद एज ए सबस्ट्रेट, मतलब खुद एज ए ये सबस्ट्रेट सर्व नहीं करता है। ठीक है, किसके लिए? फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेस के लिए। इस वाले देखो, लैक्टोज खुद तो एक्ट नहीं करता है, दैट मीन्स इंड्यूसर तो है ये, बट ये खुद एक्ट नहीं करता है। ये किसको एक्ट करवाता है? ये एलोलैक्टोज बेसिकली एक्ट करता है। तो वो इंड्यूसर जो खुद एक्ट तो नहीं करता है, ठीक है, जो खुद एक्ट तो नहीं करता है, बट उसका एनालॉग जो होता है वही कैपेबल होता है। किसके लिए? इसका एनालॉग, लैक्टोज का एनालॉग कौन है? एलोलैक्टोज। तो एलोलैक्टोज ही कैपेबल होता है इंड्यूसिंग द लैकोपरान, वही इंड्यूस करता है लैकोपरान को बाय बाइंडिंग विद द रिप्रेसर। लेकिन जो लैक्टोज है, इसने खुद को सर्व नहीं किया फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, तो इसको हम कहते हैं ग्रेटेशियस इंड्यूसर। दिस इज नोन एज ग्रेटेशियस इंड्यूसर, ग्रेटेशियस इंड्यूसर। तो व्हाट इज ग्रेटेशियस इंड्यूसर? ग्रेटेशियस इंड्यूसर वो इंड्यूसर होता है, बेसिकली हम लैक्टोज को यहाँ पर एज ग्रेटेशियस इंड्यूसर मैंने इसको लिया। अब देखो, ग्रेटेशियस इंड्यूसर वो इंड्यूसर होता है जो खुद को तो यूज़ नहीं करता है,
जो दूसरे को यूज़ करेगा टू इंड्यूस द लैक ऑपरान। तो बेसिकली किसने इंड्यूस किया, ट्रांसक्रिप्शन किसने ऑन की, लैक रिप्रेसर के साथ कौन बाइंड हो गया, एलोलैक्टोस, और तब जाके क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो दैट मीन्स इंड्यूसर कौन था, एलोलैक्टोस, लेकिन इसने अपने एनालॉग को यूज़ किया, इसने खुद एज अ सर्व ये नहीं किया फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। तो जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम है उस मतलब उसको एज अ सबस्ट्रेट वो सर्व नहीं हुआ। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस के लिए कौन सबस्ट्रेट एक्टिव हो जाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस के लिए सबस्ट्रेट एक्टिव होता है कौन, एलोलैक्टोस। तो जब बीटा ग्लैक्टोसाइडोस एलोलैक्टोस पर ये करता है, मतलब कैटालाइज करता है, इसकी फॉर्मेशन करता है, तब जाके क्या हो जाता है, तब जाके ये इंड्यूस हो जाता है लैकोप्रान। तो जो लैक्टोस है, लैक्टोस एक ग्रेटेशियस इंड्यूसर, ये खुद को यूज़ नहीं करता एज ए सबस्ट्रेट, ये दूसरे को अपने एनालॉग को यूज़ करता है एज ए सबस्ट्रेट। तो दैट इज नोन एज ए ग्रेटेशियस इंड्यूसर। जो इंड्यूसर खुद को यूज़ नहीं करता है एज ए सबस्ट्रेट, जो दूसरे को यूज़ करेगा एज ए सबस्ट्रेट, दैट इज नोन एज ग्रेटेशियस इंड्यूसर। तो अगर हम एग्जाम्पल ले लें ग्रेटेशियस इंड्यूसर की, जो सिंथेटिक होगा, मतलब सिंथेटिक एनालॉग ऑफ लैक्टोस, अगर मैं सिंथेटिकली कहूँगा कि सिंथेटिक नॉन मेटाबोलाइज एनालॉग ऑफ लैक्टोस कौन है, वो आइसोप्रोपाइल थायोग्लैक्टोसाइड है, आइसोप्रोपाइल थायोग्लैक्टोसाइड, IPTG। तो IPTG क्या है, ये भी एक ग्रेटेशियस इंड्यूसर है, इट इज़ ए ग्रेटेशियस इंड्यूसर। तो ये एक ग्रेटेशियस इंड्यूसर है, और ये ग्रेटेशियस इंड्यूसर एक सिंथेटिक इंड्यूसर है, ठीक है, ये वाला सिंथेटिक एनालॉग है IPTG। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल थायोग्लैक्टोसाइड। तो आइसोप्रोपाइल थायोग्लैक्टोसाइड जो है, ये एक सिंथेटिक एनालॉग है, सिंथेटिक एनालॉग ऑफ लैक्टोस। तो ये भी एक ग्रेटेशियस इंड्यूसर है, ये भी खुद को यूज़ नहीं करता है, ये दूसरे को यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है ग्रेटेशियस इंड्यूसर, एक्चुअल इंड्यूसर और इंड्यूसर। क्लियर है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लाइकोप्रान, पॉजिटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव रेगुलेशन आपको एनसीईआरटी पर नहीं दिखेगी। पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन एंड इसके साथ हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिप्रेशन, कैटाबॉलिक रिप्रेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। अब देखो क्या हो जाता है, इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया होता है, मतलब चलो बैक्टीरिया को छोड़ो, जो सिंपली जब एक ओपरान के लिए, जब फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स में ये जो ओपरान है, अगर दोनों ग्लूकोज और ग्लैक्टोस, दो ये इंड्यूसर्स हैं, अगर ये दोनों किस में हो जाएंगे, अगर ये दोनों फॉर एग्जांपल इकोलाई के लिए, इकोलाई एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें ओपरान है, ठीक है, इसमें ओपरान है, ट्रांसक्रिप्शन उसकी हो जाती है। तो अगर दोनों ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, when there is presence of glucose and lactose in the medium, अगर ग्लूकोज और लैक्टोज क्या है, दे आर प्रेजेंट इन द मीडियम, ये मीडियम में है अभी, दे आर प्रेजेंट इन द मीडियम। अब क्या हो जाएगा, अब प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ठीक है, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, एज एन एनर्जी सोर्स हम किसको उठाएंगे, लैक्टोज को या ग्लूकोज को। तो लैकोप्रान के लिए इंड्यूसर कौन था, लैक्टोज, लेकिन अब दोनों चीज़ यहाँ पर इंड्यूसर्स हैं, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, और लैक्टोज को क्या हो जाएगा, लैक्टोज जो है वो रिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज रिप्रेस करेगा यूज़ ऑफ लैक्टोज, तो ग्लूकोज का यूज़ हो जाएगा, ग्लूकोज को प्रेफरेंस मिलेगी, और जब इसकी प्रेफरेंस मिलेगी, जब इसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी एज एन एनर्जी सोर्स, इसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका रिप्रेशन हो जाएगा। तो कौन इसको रिप्रेशन कर रहा है, इसका रिप्रेशन कर रहा है ग्लूकोज, तो ये इसका रिप्रेशन कर रहा है। तो ग्लूकोज इस चीज़ का रिप्रेशन कर रहा है, वो मतलब ये फेवरेट बन जाता है, ग्लूकोज फेवरेट बन जाता है एज एन एनर्जी सोर्स। तो ये प्रेफरेंस इसकी ज़्यादा हो रही है, तो इसकी क्या हो रही है, इसकी कम प्रेफरेंस हो रही है। दैट मीन्स ग्लूकोज ने क्या किया, ग्लूकोज ने लैक्टोज का रिप्रेशन किया। तो ये वाली एबिलिटी ग्लूकोज की टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स,
इसको हम ग्लूकोज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट। तो व्हाट इज ग्लूकोज इफेक्ट, तो एक और यहाँ पर टर्म आ रही है ग्लूकोज इफेक्ट। व्हाट इज ग्लूकोज इफेक्ट, ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है, ग्लूकोज इफेक्ट सिंपली होता है एबिलिटी ऑफ ग्लूकोज टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। एबिलिटी ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है, एबिलिटी ऑफ ग्लूकोज टू इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम, सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, तो कुछ एंजाइम नहीं बनेंगे, ठीक है, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज, इट इज नोन एज ग्लूकोज इफेक्ट, ठीक है। और ये किसने रिकॉग्नाइज किया, ये बैक्टीरिया में रिकॉग्नाइज किया था, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मोनाड। किसने रिकॉग्नाइज किया ये, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मोनाड इन इकोलाई बैक्टीरिया। तो किस में ग्लूकोज इफेक्ट देखने को मिला, इकोलाई में, इकोलाई में ग्लूकोज इफेक्ट देखने को हमें मिला। किसने देखा, मोनाड ने देखा। तो उसने क्या देखा, बेसिकली उसने देखा कि जब इकोलाई का एनकाउंटर हो जाता है बोथ किसके साथ, ग्लूकोज और लैक्टोज के साथ, तो ये मेटाबोलाइज करती है ग्लूकोज को पहले उस, और ये रिप्रेस करती है यूज ऑफ द लैक्टोज को। तो उसमें क्या हो जाता है, दैट रिजल्ट्स इन डायोक्सिक ग्रोथ, उसको हम कहते हैं डायोक्सिक ग्रोथ। ऐसे जब हम ग्राफ इस चीज़ का लेते हैं, तो अगर इकोलाई के लिए मान लो ये यहाँ से हम टाइम दिखाएंगे और यहाँ से हम ग्रोथ दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम ग्रोथ दिखाएंगे इकोलाई बैक्टीरिया की। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों मीडियम में प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगी, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगी, ठीक है, और लैक्टोज की यूटिलाइजेशन, देखो पहले ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन, पहले ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, ग्लूकोज पहले यूज़ हो जाएगा, उसके बाद लैक्टोज यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर लैक्टोज की यूटिलाइजेशन हो रही है और यहाँ पर ग्लूकोज, पहले पहले किसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, ग्लूकोज थी। तो ये यहाँ पर जो ये ग्रोथ कर्व निकल गई, हम इसको कहते हैं डायोक्सिक ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एज डायोक्सिक ग्रोथ। तो यहाँ पर ये डायोक्सिक ग्रोथ दिखा रहा है। तो डायोक्सिक ग्रोथ कौन दिखा रहा है, जब एक इकोलाई एनकाउंटर हो जाता है, जब उसके मीडियम में दोनों ग्लूकोज एज वेल एज लैक्टोज होता है, तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलती है, ग्लूकोज गेट्स फर्स्ट प्रेफरेंस। तो ग्लूकोज को पहली प्रेफरेंस मिलती है, ग्लूकोज गेट्स फर्स्ट प्रेफरेंस। तो पहली प्रेफरेंस यूज एज एन एनर्जी सोर्स किसको मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है ग्लूकोज को, और उसका क्या हो जाता है, जो लैक्टोज है उस टाइम वो रिप्रेस हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम रिप्रेसिव इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, ये सिंथेसिस ऑफ एंजाइम जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द अदर शुगर्स, जो उनको क्या करता है, ये उनको रिप्रेस कर देता है। तो कैटाबॉलिक रिप्रेशन, यही कैटाबॉलिक रिप्रेशन इंट्रोड्यूस किया गया एज ए जर्नल नेम फॉर ग्लूकोज इफेक्ट। तो ग्लूकोज इफेक्ट जो था, इट वाज बेसिकली क्या, ग्लूकोज इफेक्ट का ही बेसिकली क्या रखा गया नाम, कैटाबॉलिक रिप्रेशन। तो कैटाबॉलिक रिप्रेशन यही होता है कि अगर इकोलाई मतलब जो प्रोकैरियोट है, अगर इस इकोलाई के लिए दोनों मीडियम में दोनों एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल है, ग्लूकोज एज वेल एज लैक्टोज, तो ये पहले प्रेफरेंस किसको देती है, इट विल गिव द प्रेफरेंस टू द ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ द सर्टेन एंजाइम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर शुगर्स। मतलब ग्लूकोज को मेटाबॉलाइज करने के लिए कुछ एंजाइम्स बनते थे, तो वो उनको क्या करेगा, वो उनको इफेक्ट करेगा, वो उनको सिंपली इनहिबिट करेगा। तो दैट इज़ वाई इसका पहला यूज़ हो जाता है, उसका दूसरा यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, तो कैटाबॉलिक रिप्रेशन जो है ये पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम है किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। तो कैटाबॉलिक रिप्रेशन क्या है, इट्स अ पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। तो इसको हम कैटाबॉलिक जीन, ये बेसिकली वहाँ पर कैटाबॉलिक जीन एक्टिवेटर प्रोटीन, कैप प्रोटीन होता है, और एक कंसेप्ट इससे आ जाता है कि जो कैटाबॉलिक रिप्रेशन है ये कॉज कैसे होता है, बाय द रिडक्शन इन द लेवल्स ऑफ कैंप। जब कैंप और साइक्लिक एएमपी, जो साइक्लिक एएमपी प्रोटीन होता है, सीआरपी जिसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक जीन एक्टिवेटर प्रोटीन, और साइक्लिक एएमपी जो होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, बाय कैंप एंड साइक्लिक एएमपी। देखो पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम कैसे होता है, कैटाबॉलिक रिप्रेशन तो हो गया, पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम कैसे होता है, पॉजिटिव कंट्रोल कैसे होता है, बाय कैंप साइक्लिक एएमपी, और कैसे होता है बाय दूसरा होता है साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, जिसको सीआरपी कहते हैं, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन से हो जाता है,
जिसको हम CRP भी कहते हैं, ठीक है, कैटाबॉलिक जीन, और मतलब साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, और मान लो कि और CRP, इससे हो जाता है, ठीक। और इससे कैटाबॉलिक रिप्रेशन जो हो जाता है बेसिकली, इससे इसी चीज़ से एक कंसेप्ट आ गया कि जो कैटाबॉलिक रिप्रेशन होता है वो काज होता है बाई रिडक्शन इन द लेवल्स ऑफ इंट्रासेलुलर CMP। तो जब साइक्लिक एएमपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जब इसमें लो हो जाएगा तो क्या हो जाता है, कैटाबॉलिक रिप्रेशन हो जाता है, कैटाबॉलिक रिप्रेशन हो जाता है। तो कैटाबॉलिक रिप्रेशन कब हो जाता है, जब CMP कम हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी कम हो जाएगा, तो कैटाबॉलिक रिप्रेशन शो हो जाता है, ठीक है। तो इससे आगे देखो, इससे आगे मतलब इसका तो बहुत सारा अभी कंसेप्ट बाकी है पॉजिटिव कंट्रोल का। इसमें अब ग्लूकोज लेवल जो है साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन जो होती है हाई इकोलाई में, और उसको हम वो CRP के साथ मिलके क्या हो जाते हैं, फिर इसको ये कंट्रोल अप करते हैं। तो पॉजिटिव कंट्रोल यही है। देखो पॉजिटिव कंट्रोल क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल तो आपको मिल गया यहीं पर। पॉजिटिव कंट्रोल होता है कि अगर साइक्लिक एएमपी लेवल कम हो गई, ठीक है, साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन या CRP, क्या जिसको हम कैटाबॉलिक जीन एक्टिवेटर प्रोटीन कहते हैं, तो अगर CAMP कम हो गया तो क्या हो जाता है, कैटाबॉलिक रिप्रेशन हो जाता है, और वहाँ पर ग्लूकोज के, वहाँ पर लैक्टोज के बदले किसको यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, कल इससे आगे